भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी या एलएसी कह लीजिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके समझौते की दरअसल लगातार पिछले 4 सालों से जिस तरह से विवाद चल रहा था भारत और चीन की 6 जगहों की सीमाओं को लेकर, रूस में होने वाली जो ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक है उसके पहले इसको लेकर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। और अच्छी खबर यह निकल कर आ रही है कि दोनों देशों की तरफ से अब तक के जो 4 सालों में बातचीत हुई है, जो कूटनीति रची गई थी, जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे दोनों देश, उसमें अब थोड़ी सी स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है और कुछ कुछ बातों को लेकर समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर पेट्रोलिंग समझौते के बाद मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपना सीमा विवाद मिलकर सुलझाएंगे। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को इस समझौते को एक अच्छा कदम बताया। कहा कि सबसे पहले दोनों देशों को दोबारा से विश्वास पैदा करना होगा। इसके लिए सैनिकों का एक दूसरे को देखना और बातचीत करना भी जरूरी है। पेट्रोलिंग के जरिए इसके लिए सही माहौल मिलेगा। भारत और चीन ने एक दिन पहले ही 21 अक्टूबर को पेट्रोलिंग पर सहमति जताई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन में सीमा पर पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। मई 2020 गलवान टकराव से पहले ही स्थिति वापस से आ जाएगी और ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है। भारत और चीन के बीच समझौता होने के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम दोबारा भरोसा हासिल करने के लिए प्रोसेस में हैं। इसमें वक्त लगेगा। सेनाओं का पीछे हटना, बफर जोन मैनेजमेंट इसके लिए महत्वपूर्ण है। हम भरोसा कैसे पैदा करेंगे? जब हम एक दूसरे को सुन सकेंगे, एक दूसरे को संतुष्ट कर सकेंगे, तो ही हम एक दूसरे पर भरोसा जता पाएंगे। तो दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे को समझाने का मौका देने की बात कही जा रही है। तो बता दें आपको कि चीन ने जिस तरह से 6 जो इलाके हैं, पेंगोंग झील और अन्य जो इलाके वहां जो स्थितियां निर्मित हो रही थी उसको लेकर कदम बढ़ाया है आगे। ब्रह्मदीप अलोने जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप अलोने जी, जिस तरह से 4 सालों से लगातार कूटनीतिक तौर पर बातचीत चल रही है, 31 बैठकें आर्मी लेवल पर जो अधिकारी है वो कर चुके हैं, निचले लेवल के अधिकारी भी कई बैठकें कर चुके हैं, तब जाकर ये जो मामला है थोड़ा सा सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो चीन भरोसा दिला रहा है उसके इन बातों पर कितना यकीन करे, कितना भरोसा करे और क्या आगे कोई समझौते वाला रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सैन्य कूटनीति जो होती है वो प्रतिरोध पर आधारित होती है। भारत ने प्रतिरोध का मादा दिखाया है। भारत ने विरोध को ज्यादा से ज्यादा करके चीन के सामने खड़े होने का साहस दिखाया है। भारत ने चीन को एहसास कराया है कि आप हमेशा आर्थिक प्रतिबद्धताओं के नाम पे सामरिक समस्याएं हमारे लिए उत्पन्न नहीं कर सकते। यही कारण है कि लगातार भारत की जो कोशिशें थी, जो प्रतिरोध था, उसका परिणाम है कि अंततः 2020 के पहले की स्थिति में दोनों देश जो वापस लौटने पर राजी हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत ही रणनीतिक तौर पर गलवान घाटी के इलाके, पूर्वी लद्दाख के इलाके शामिल है, जो हमारे लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इलाके हैं जहां पर 1962 में चीन के साथ हमारी कड़ी प्रतिद्वंदिता हुई थी और वहां पर हमको पराजय का घूंट भी पीकर रहना पड़ा था। लेकिन अब जो यह समझौता हुआ है या इस समझौते की जो घोषणा होने वाली है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर चिंता की बात यह है कि चीन से हमको वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना चीन को सिखाना पड़ेगा। चीन से हमको बाकायदा जो सैन्य समझौता है या जो सीमाई समझौता है वो स्पष्ट करना पड़ेगा। चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने के साथ साथ ये घोषणा भी करना पड़ेगी कि जो भारत के इलाके उन पर वो कभी भी, जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में वो लगातार वो नए नए शहरों के नाम रखता है, तो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। ऐसा भी लगता है कि ब्रिक्स की जो बैठक होने वाली है उसमें रूस ने विश्व पर दबाव डालने के लिए, खासकर अमेरिका पर दबाव डालने के लिए चीन और भारत को एक समझौते पर आने के लिए राजी किया है। लेकिन अब देखना यह है कि चीन जो है यह जो समझौता हुआ है इसका कितना सम्मान करता है और आने वाले समय में इसके क्या संकेत मिलते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से चीन ने जो भारत का कई जो हिस्सा है, चाहे वो अरुणाचल हो या आसपास के इलाके हो, 100 से ज्यादा जगहों पर कंस्ट्रक्शन कर लिया है। सैटेलाइट की तस्वीरें भी दिखाई गई थी। और जिस तरह से हमारी जो 6 सीमाओं को लेकर विवाद था वहां पर भी उसने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है, हथियारों की तैनाती कर दी है। ऐसे में क्या इसको हटाने के लिए वो कदम आगे बढ़ाएगा और इसका जो कारण है वो क्या माने कि हाल ही में जो एससीओ समिट हुआ था वो वजह है,
या चूंकि ब्रिक्स में आज पीएम मोदी जा रहे हैं, जाहिर सी बात है एक दबाव जरूर पड़ रहा है चीन पर भी, बार बार जो स्थितियां सामने आ रही है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो ये उसकी वजह और उसके बाद क्या वो पीछे हटेगा या वो सिर्फ अभी दिखाने के लिए हामी भर रहा है और भविष्य में फिर से वो वही हरकत करेगा? देखिए, चीन एक बहुआयामी रणनीति पर अपने पड़ोसी देशों के साथ काम करता है। सबसे पहले वो जो है सीमा को विवादों में पहले विवादों में उत्पन्न करता है, विवाद उत्पन्न करता है, फिर उन पर कब्जा करता है, फिर समझौता करता है, और ये लगातार लंबे समय तक माओ की रणनीति रही है कि दुश्मन को लंबे समय तक उलझाए रखे। अब आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है कि जो जहां पर पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया उसका क्या, तो यह जो समस्या है यह कराकोरम दर्रे से लेकर बेल्ट इन परियोजना तक बहुत बड़ी समस्या है, और चीन ने हमारे हजारों वर्ग मील का जो इलाका है उस पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि चीन से हम द्विपक्षीय समझौतों से नहीं निपट सकते। इसके लिए जरूरी है कि जो चीन जिन देशों को परेशान कर रहा है या चीन ने जिन देशों की भूमि पर कब्जा किया हुआ है, खासकर आसियान के देश आप ले ले हिंद महासागर की दृष्टि से, तो जब तक सामूहिक तौर पर आप चीन पर दबाव नहीं डालेंगे तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यदि चीन से हम संघर्ष में उलझे रहते हैं तो इससे हमको आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है, सामरिक तौर पर हो रहा है। इसका कारण यह भी कि पाकिस्तान से तो एक लंबी सीमा रेखा जो है उसमें हम समस्या मतलब जूझते ही है, और चीन में भी हमको सवाल तो कहिए डॉक्टर मोहम्मद अलूनी जी, लेकिन समय हमारा हमें रोक रहा है क्योंकि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है उसको लेकर भी कई सवाल मेरे जहन में है। उम्मीद करते हैं कि अब जो बात हो रही है वो शायद इस पर हम विश्वास कर पाए, भविष्य में कोई रास्ता निकल पाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अलूनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।